हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल टोटल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब पढ़ेंगे परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे संबंधित हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बोर्ड के अनुसार इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें बात करते हैं हम सब। निम्न चित्रों में किसी नाभिक एन के समीप से गुजरते हुए अल्फा कण के 3 पथ दिखाए गए। यानी कोई नाभिक न्यूक्लियस एन है, उससे अल्फा कण क्या करा, 3 अल्फा कण गुजरते हुए अल्फा कण के 3 पथ दर्शाया गया, यानी पथ 3 को दर्शाया गया। यहाँ जो पिक्चर में दिख रहा होगा, इनमें से कौन सा पथ सही होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सीधा सा लाइन जा रहा है, यहाँ पे आपका नाभिक है पहला पथ, और एक पथ ऐसा अल्फा कण का जो थोड़ा तिरछा हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, और एक नाभिक ये है, इसका पथ ऊपर जा रहा है। तो ये सबको पता है कि न्यूक्लियस में जो होता है वो धनावेशित नेचर का होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है। और अल्फा कण भी हम सब जानते हैं कि वह हीलियम का नाभिक है, अर्थात 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, यानी ए भी धनावेशित होगा। तो अगर अल्फा कण नाभिक से गुजरेगा तो क्या करेगा, नाभिक धक्का मारेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो पथ तो सीधा होगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो क्या उसको अपने ओर खींचेगा, नहीं, बल्कि धक्का मारेगा। तो देखिए इसका पथ तीसरा जो दिख रहा होगा, जो विचलित हो रहा है, दूर भाग रहा है, इसका आंसर जो होगा केवल पथ डी, यानी पहला का आंसर पथ डी। हम फिर बताते हैं, अगर आप चाहते हैं, कोई अगर स्टूडेंट बाहरी स्टूडेंट है, क्वेश्चन नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आपका आंसर पूरा आ जाएगा। हाँ, कोई क्लास जो अगर किसी पास क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ टिक मार सकते हैं कॉपी में, या आप बना भी सकते हैं उतार के। तो आगे हम सब बढ़ते हैं। किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि की होती है। यहाँ पे क्या करेंगे, परमाणु की त्रिज्या का कोटि लिखाया गया था 10⁻⁻10 मीटर रदरफोर्ड के अनुसार, और नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये हुआ परमाणु की त्रिज्या कोटि, और ये जो हुआ नाभिक न्यूक्लियस का है, ये एटम का है, ए से लिखते हैं। तो कहता क्या है, परमाणु के आयतन और नाभिक के आयतन का अनुपात, निष्पत्ति मतलब होता ही क्या होता है, अनुपात होता है। तो देखो तो क्या करेंगे हम सब, यहां पे लिखेंगे परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन बटा नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। आयतन यहाँ पे क्या होगा, परमाणु का 4/3 पाई आर एटम, एटम का त्रिज्या ए आर क्यू लिखेंगे। अगर सबको पता आयतन का त्रिज्या क्या होगा, जो गोल होता है, खोखला गोला, ठोस गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यू। और इसका भी आयतन गोल ही होता है, नाभिक गोलाकार होता है, तो 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यू। सब कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर के पावर ए, यानी आर के 10⁻⁻10 का क्यू, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 10 के पावर, देखे ध्यान से, 10⁻10 का होल क्यू, ये परमाणु की त्रिज्या आ गया, और 10⁻15 नाभिक की त्रिज्या क्यू। -30 ऊपर होगा, ऊपर में होगा, अब नीचे -45 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, -30 और +45, आंसर आएगा 10⁻15। यानी इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल मतलब मूल अवस्था, यानी प्रथम कक्षा की बात हो रहा है, ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला पढ़ाया गया था बोर के अनुसार NH/2 पाई, और n क्या है, क्वांटम है संख्या, यानी n परमाणुओं की कक्षाओं की संख्या। अगर n का मान लेंगे 1 भूतल स्थल में, तो कोणीय संवेग जो होगा इलेक्ट्रॉन का H/2 पाई के बराबर होगा। सॉरी, ये नहीं होगा, क्या इसका आंसर होगा, आंसर जो होगा बी, ऑप्शन बी, तीसरा का आंसर बी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। कहता हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है। इसकी तीसरी कक्षा का त्रिज्या, तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला हम सब पढ़ाए थे, 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z। लेकिन अगर प्रथम कक्षा का लेंगे त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या होगा, देखें ध्यान से,
n का मान 1 लेना है, z तो परमाणु संख्या 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन है, तो यानी r का मान आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे इसको कर सकते हैं R1 एंगस्ट्रॉम, n का मान 1, z का मान 1, यही आएगा। इसी को लिख सकते हैं, क्या लिखा है, r माना, कितना माना है r, या सिर्फ ये कह सकते हैं इसको r नहीं, समीकरण 1 मान लीजिए आप, समीकरण 1। लेकिन बात यहाँ पे क्या हो, तीसरी कक्षा का, तो क्या करेंगे, तीसरी कक्षा के लिए होगा R3 करते हैं, R3, तो R3 करेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, n का मान हो जाएगा 3 का, तीसरा कक्षा की बात हो रहा है, n का मान 3 का स्क्वायर, यहाँ पे सेट किए हैं फॉर्मूला 3 का स्क्वायर, z तो भैया 1 होगा क्योंकि परमाणु संख्या 1 होगा, तो R3 के मान जो आया, इसका वैल्यू कितना है, r मानते हैं, या इसका मान रखा हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम गुना 3 या 9 से गुना करेंगे इसमें तो 45 अनेक 47, ये आंसर आएगा, चौथा का आंसर ए होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन परमाणु में बोर की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या, फिर दिया है प्रथम कक्षा त्रिज्या r दिया है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पे r का फॉर्मूला क्या होता है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बटा z, z क्या है, परमाणु संख्या किसका 1 होगा, यानी r निर्भर किस पर किया, n स्क्वायर पर। तो अगर त्रिज्या क्या करें, दूसरी कक्षा के लेंगे तो n स्क्वायर करेंगे तो r जो होगा वो दोगुना नहीं होगा बल्कि 4 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 4r। अगर प्रथम कक्षा का त्रिज्या r होगा तो दूसरी कक्षा त्रिज्या 4r, तीसरे का 9r, चौथे का 16r, क्योंकि n स्क्वायर में बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रथम 3 कक्षा, यहाँ पे अब जस्ट लिखे r समानुपाती n स्क्वायर, प्रथम 3 कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे r1 अनुपात r2 अनुपात r3 का मान निकालना है। तो r1 का मान जो आएगा r1 अनुपात r2 अनुपात r3, तो r1 का मान जो होगा, अगर मान लेते हैं r बराबर r समानुपाती कितना था, n स्क्वायर, और हमें प्रश्न में क्या पूछा है, r1 अनुपात r2 अनुपात r3, प्रथम द्वितीय और तृतीय कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात। तो r1 अगर r मान लेते हैं प्रथम त्रिज्या, तो दूसरा का कितना होगा, 2r नहीं होगा बल्कि 4r, दोगुना हो जाएगा, r का वर्ग हो जाएगा, तो और तीसरा का होगा 9r, r सब में कॉमन है, कट जाएगा r, तो आएगा 1 अनुपात 4 अनुपात 9, ऑप्शन आ रहा है सी। क्वेश्चन बात करते हैं 7, यहाँ भी 6 ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन 7 होना चाहिए लेकिन लिखा हुआ 6, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 6 ही है। हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या कितना दिया, r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो देखिए, तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला हम बताना नहीं चाहते, डायरेक्ट वो कंसेप्ट ही बता देते हैं, जिससे गतिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं या भी ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। हम सब जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उस पर एक कूलाम बल लगता है, जिसको FEL लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है, वो कूलाम बल जो होगा वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, यानी घूमने के कारण जो नाभिक अर्थात प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगा रहा है वही क्या बन जाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो FC इसका वैल्यू होता है इसका मान जो आता है KE × E, इलेक्ट्रॉन का भी मान E होगा, प्रोटॉन का भी मान E होगा, और त्रिज्या दूरी कितना r स्क्वायर, और FC का मान होता है mv स्क्वायर बटा r, ये वो r कैंसिल हो गया, तो देखो तो क्या होगा, हम पहले लिख देते हैं mvr स्क्वायर, इसको पहले लिखें mv स्क्वायर, तो क्या आ गया, k का मान जानते हैं, या इसको ऐसा करते भी रह देते हैं, k क्या लिखेंगे, KE स्क्वायर बटा r, ये आपका है। हम क्या किया, दोनों तरफ हाफ से गुना करेंगे, तो हाफ इधर से गुना कर दिए हैं, लेकिन हमें लाना क्या है, गतिज ऊर्जा, इधर भी हाफ से गुना करेंगे तो KE स्क्वायर बटा r। अब इसी को हम सब क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं इसको, गतिज ऊर्जा। इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि KE जो आ रहा है इसको कह सकते हैं, इसको क्या कहें हम सब, KE बराबर हाफ, और K का मान हमको पता है 1/4 पाई जाई नॉट इंटू E स्क्वायर बटा r।
यानी क्या होगा 1/4 पाई जाइन नॉट ई स्क्वायर बटा 2r, ये किसका मान आएगा के ई। तो कोई ऑप्शन इसमें है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 7 का कि हाइड्रोजन की मूल अवस्था में यानी प्रथम कक्षा में, मूल अवस्था मतलब प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति तथा निर्वात में प्रकाश गति का अनुपात। तो हम बता देते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग का सूत्र क्या होगा किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी आइटम के लिए। याद रखिएगा हमेशा के लिए कि इलेक्ट्रॉन का वेग जो होगा कक्षीय वेग एक c/137 होगा z/n, जहां c प्रकाश का वेग है, z परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के लिए हम निकाल सकते हैं, और n कक्षाओं की संख्या, जिस कक्षा का हम निकालेंगे उसका कक्षा का इलेक्ट्रॉन का वेग निकल जाएगा। तो ये था आपका, लेकिन बात कर रहा है किसमें, हाइड्रोजन के लिए। और ये कौन अवस्था, मूल अवस्था। हाइड्रोजन के लिए हम z का मान 1 रखेंगे और मूल अवस्था के लिए बोला है तो n का मान भी 1, यानी हम इलेक्ट्रॉन का मान जो होगा n बराबर 1 और z बराबर भी 1। तो यहाँ पे आ गया प्रथम कक्षा का वेग c/137, अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा। तथा अब क्या पूछा प्रश्न से, अब क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन की गति यानी वेग प्रथम कक्षा का आ गया हाइड्रोजन वाला में, हाइड्रोजन का ही आया प्रथम कक्षा का वेग, और प्रकाश की गति का c क्या, प्रकाश का वेग का अनुपात पूछा v/c। v का मान लिखें c/137, ये फार्मूला है, बटा c कैंसिल हो गया 1/137। कोई ऑप्शन इसमें है तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु के आयनित करने के लिए, आयनित समझा चुके हैं कि उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगा। और हम सब जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो भूतल अवस्था, मूल अवस्था में होता है, प्रथम कक्षा में होता है। और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का प्रथम कक्षा का ऊर्जा स्तर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम बता चुके हैं इस टाइप से कि अगर पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा, तीसरा, तो इसका एनर्जी लेवल जो होगा यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा का लिखा बताए थे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा का ये है। तो अब बताइए अगर इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में है तो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, आयनित करना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो सर माइनस में है तो प्लस एनर्जी देंगे तो 0 होगा, बनी बाहर निकल जाएगा। नहीं, कम से कम कितना देना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर है। बात करते हैं 9, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करना है। वहाँ इलेक्ट्रॉन वो प्रथम कक्षा में नहीं है, किसी उच्च अवस्था में चल गया, इसी को बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। अब उसको क्या है, जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे अवस्था में चल गया है, पहला अवस्था में नहीं है, अब उसको बाहर निकालना है, तो उसको निकालने के लिए कहता है आवश्यक ऊर्जा। यानी मान लेते हैं कि पहला कक्षा में था तो उसको पहला कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें देना कितना पड़ रहा था एनर्जी 13.6। लेकिन अगर दूसरे कक्षा में गया है तब उसका एनर्जी स्तर कितना है, अब जस्ट लिखे थे यहाँ पे, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, इसके में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब तीसरा में -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उत्तेजित हो गया है, यानी अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वो दूसरा कक्षा में होगा। अब इसे निकालना है तो इसे निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देना पड़ेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इससे कम दे सकते हैं और इससे अधिक देंगे, आंसर क्या हो जाएगा सी। पहला तो होगा नहीं क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तीसरा में नहीं है, पहला में नहीं है, इसलिए दूसरा में है। इतना से अधिक देंगे तो हमें क्या का आवश्यक ऊर्जा कितना, कम से कम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक। तो एनर्जी जितना दे सकते हैं बाहर निकालने के लिए, लेकिन आवश्यक एनर्जी, जैसे कोई व्यक्ति 10 लाख में कर जाए तो इसे छुटकारा पाने के लिए आवश्यक कितना रुपए दें, तो 50 लाख देंगे तो छुटकारा तो पा ही जाएगा, लेकिन आवश्यक कम से कम 10 लाख। तो यहाँ पे कितना कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कह रहा है इससे ज्यादा, इससे थोड़ी कम कह रहा है, इससे देखिएगा और से 13.6 से ये मान कम है और इससे क्या कर रहा है ज्यादा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ये आंसर नहीं है रिक्वायर्ड एनर्जी, इससे कम, बल्कि इसका आंसर ये होना है। देखिए ध्यान से,
कितना एनर्जी देना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होकर कहाँ पर होता, यहाँ पर होता, उत्तेजित बोला है, ये नहीं कहा कि सर दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन चल गया, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन चल गया, सिर्फ इतना कहा है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, दूसरा में चल गया होगा, तीसरा में चल गया होगा, चौथा में। तो अगर दूसरा में जाएगा एनर्जी देंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर तीसरा में जाएगा तो एनर्जी देंगे 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जाएंगे देंगे तो आपको बता देते हैं अगला कितना होता है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में रहता है ऊर्जा स्तर, तो एनर्जी कितना देना पड़ेगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या लग रहा है कि इतना एनर्जी देंगे अगर दूसरा में होगा था, और उससे कम हो, और तीसरा में होगा तो इससे भी कम देना पड़ रहा है 1.51, और तीसरा चौथा में होगा तो और कम देना पड़ रहा है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे दूसरा में होगा था, या उससे और कमते जा रहा है। तो इसका आंसर होगा डी, ये आंसर आपका सही। यहाँ से मिलाए हैं कि दूसरा कक्षा के लिए इतना एनर्जी, तीसरा के लिए इतना एनर्जी, चौथा के लिए एनर्जी। देखिए तो इसका एनर्जी इतना दें या इससे कम, तो इससे कम ये वाला है बउआ, और इससे कम ये वाला है, एनर्जी कम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा, द्वितीय कक्षा के लिए जस्ट अभी हम बताए थे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय कक्षा से, अभी जस्ट बहुत टाइम लगाकर आपको ये समझा चुके हैं। 11 सोडियम परमाणु के स्पेक्ट्रम की प्रथम रेखा तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम। तो सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव पूछा है, तो हमें उत्तेजन विभव के लिए हमको उत्तेजन ऊर्जा चाहिए, और उत्तेजन ऊर्जा निकलेगा तरंगदैर्घ्य से। कैसे निकालेंगे उत्तेजन ऊर्जा, डेल्टा ई निकलेगा AC/λ। ये है आपका H का मान 6.63 गुना 10 के पावर -34, और C का मान 3 गुना 10 के पावर 8, और बटा 5890 एंगस्ट्रम 10 के पावर -10, ये आपका जूल आ गया। लेकिन उत्तेजन विभव के लिए क्या करेंगे, उत्तेजन विभव हम बोला बताएं, उत्तेजन विभव के लिए हमें चाहिए डेल्टा ई का मान कितना लिखे थे, AC/λ। H का मान 6.63 गुना 10 के पावर -34, C का मान याद है 3 गुना 10 के पावर 8, और लैम्डा कितना दिया है वो प्रथम रेखा तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रम। तो ये आपका जूल आ गया एनर्जी, ये है आपका उत्तेजन ऊर्जा। अब क्या निकालना है, उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव क्या होगा, उत्तेजन ऊर्जा बटा ई। अब क्या करें, इतना है, अब सब का कैलकुलेशन करके ई का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 से भाग देंगे, 1.6 गुना 10 के पावर -19 से भाग देंगे, तो इसका आंसर आएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम थोड़ा सा करते हैं तो आपका कुछ नहीं, वीडियो थोड़ा और लंबा जाएगा, इसलिए इसका कैलकुलेशन करके ई से भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इतना वोल्ट। लेकिन याद रखिएगा आंसर इसको दिया है जूल में, चलेगा, सही है, जूल में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जूल में ही इलेक्ट्रॉन का मान रख रहे हैं 1.6 गुना 10 कूलम, ऐसे मात्रा में, सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि एक परमाणु 2 ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुंचता, ई ऊर्जा स्तर में आए तो उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य कितना, लैम्डा। उच्च स्तर से निम्न स्तर में आए तो उससे जो प्रकाश निकला है उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है। यदि संक्रमण मतलब एक स्थान से कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना 4e/3 ऊर्जा स्तर से ई ऊर्जा स्तर में हो तो उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो देखिए तो यहाँ पे पहले क्या बात किया, डेल्टा ई यानी 2e माइनस ई में जाता है, यही आपका डेल्टा ई, इसका मान होगा AC/λ बराबर आया ई, समीकरण 1। फिर डेल्टा ई डैश निकालेंगे, तो डेल्टा ई डैश कहाँ से कहाँ गया, 4e/3 माइनस
ई। देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं, E2 माइनस E1, ऊर्जा उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा होता है, वही होता है ऊर्जा का अंतर, और जो ऊर्जा का अंतर होता है वही उत्सर्जित ऊर्जा होगा या अवशोषित ऊर्जा होगा, जो फोटोन के रूप में बाहर निकलता है। उस फोटोन की एनर्जी होता है, इसका तरंग दैर्घ्य निकलता है, आवृत्ति निकलता है, इसलिए डेल्टा ई क्या लिखे, फोटोन की ऊर्जा के बराबर। अब फोटोन की ऊर्जा होगा Hc बटा लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य। फिर लिखें डेल्टा ई डैश बराबर, तो कैसे निकालेंगे, अंतर, इसका वैल्यू कितना होगा बउआ, Hc बटा लैम्डा डैश। अब यहाँ से देख घटा के देखिएगा तो आएगा 3 4e माइनस 3e, तो कितना आ गया, Hc बटा लैम्डा डैश बराबर E बटा 3। लेकिन E का मान निकाले हैं, E का मान कितना निकाले हैं, Hc बटा लैम्डा। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, इसका मान अभी यहाँ पे लिख रहे हैं Hc बटा लैम्डा डैश, और E का मान यहाँ पे लाए हैं कितना, Hc बटा लैम्डा बटा में 3, Hc कैंसिल हो गया, 1 बटा लैम्डा डैश बराबर 1 बटा 3 लैम्डा, इसलिए उलट दीजिए तो लैम्डा डैश का मान आ जाएगा 3 लैम्डा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था तथा तृतीय उत्तेजित अवस्था के बीच। तृतीय उत्तेजित अवस्था होता है पहला से दूसरा, पहला से दूसरा प्रथम उत्तेजित, पहला से तीसरा द्वितीय, पहला से चौथा तृतीय, चौथा तक गया है, कहाँ तक गया है, चौथा तक के बीच संक्रमण से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या कहाँ तक गया होगा, n बराबर 4 तक पहुंचा है। तो पढ़ाए होंगे उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रमों की संख्या n इंटू n माइनस 1 बटा 2, यहाँ पे 4 माइनस 1 बटा 2, 2 दूनी 4, 3 अगुना 2 6, आंसर डी। तृतीय मतलब 1 से चौथा तक गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, किसी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में है, यानी कि पहला दूसरा में होगा क्या तीसरा में होगा, कहाँ है, हम चर्चा करते हैं। इससे उत्तेजित उत्सर्जित होने वाले विकिरण n बराबर 5 में संभव आवृत्तियों की कुल संख्या लिखी दिया, कहाँ पहुंचा हुआ, 5वीं कक्षा में पहुंचा हुआ है, तो संभव आवृत्तियों की कुल संख्या। तो क्या पूछ रहा है, उत्सर्जित के लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n माइनस 1 बटा 2, ये फॉर्मूला है उत्सर्जित स्पेक्ट्रमों की संख्या। कहाँ तक गया हुआ, 5 माइनस 5, तो यहाँ पे देखें तो 4 बटा 2 कितना आएगा, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 10। तो ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चन, जो n बराबर 4 पर उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या 6 आएगा, क्योंकि पहले से इसको डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू n माइनस 1 बटा 2। तो ये था आपका परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ आया होगा। और इससे और भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बात करेंगे हम सब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको यहाँ तक ही रोका जाता है। तो फिर मिलते हैं हम सब इसी एनर्जी इसी जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।